और दोस्तों कैसे हो? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अपन रिवाइज करेंगे आज ऑडिट ऑफ पीएसयू। चलो सर शुरू करते हैं। सर पीएसयू क्या होता है? वो अंडरटेकिंग जो ऑन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑन्ड और कंट्रोल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑन और कंट्रोल करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है। सर पार्टली भी कर सकते हैं क्या? पार्टली सर कैसे? पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सर कर सकते हैं। सर स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं कि? हाँ सर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है सर। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है कि 51% या 51% से ज्यादा, 51% या 50% से ज्यादा, 51% और मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल। क्या पेड अप शेयर कैपिटल कौन कंट्रोल करता है सर? सीजी। सर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी सर, हाँ एक स्टेट गवर्नमेंट या मिलके दो तीन जो भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ सर पार्टली भी कर सकते हैं। हाँ सर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट। सर ये क्या लिखा है? इंक्लूड अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या इंक्लूड करती है? सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हुई ना सर? हाँ सर वो गवर्नमेंट कंपनी हुई। टू चेक वेदर द कंपनी इज गवर्नमेंट और नॉट। चेक करना है कि ये कंपनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, तो आपको उसकी लिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग है या नहीं लिस्टिंग है उससे गवर्नमेंट कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरिलीवेंट है। पढ़ो, टू चेक वेदर द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी और नॉट, लिस्टिंग ऑफ कंपनी शेयर इज इरिलीवेंट। अगर वो कंपनी लिस्टिंग है उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर लिस्टिंग नहीं है उससे भी क्या फर्क पड़ता है। मेन फर्क इससे पड़ेगा अगर 51% या पेड अप कैपिटल शेयर 51% या उससे ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड है गवर्नमेंट द्वारा तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। सिंपल। सर आर्टिकल 148 से 151 समझाओ ना, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आर्टिकल 148 में क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसका सर? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। सर स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिमूवल किसका सर? C&AG का। हो सकता है कि? हाँ सर हो सकता है। दो ग्राउंड पे सर, ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या हो गया इनकैपेसिटी, हो गया पागल हो गया, इनकैपेसिटी आ गया तो कुछ भी इनकैपेसिटी अगर उसको अटेंड हो गई तो उसको छोड़ना पड़ेगा, रिमूवल होगा। सर 149 समझाओ तो सर वो कौन से ड्यूटीज और कौन से पावर एक्सरसाइज करेगा? कौन से ड्यूटीज और पावर एक्सरसाइज, कौन से ड्यूटीज परफॉर्म करेगा और कौन से पावर एक्सरसाइज करेगा? सर कहाँ पे लिखा है सर? सर लिखा है C&AG एक्ट 1978 में जो ड्यूटीज और पावर लिखे, एक्सरसाइज जो ड्यूटीज परफॉर्म करना और एक्सरसाइज पावर लिखा है वही तो वो करेगा जो एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है सर। 151 समझो सर, ऑन द एडवाइस ऑफ C&AG के एडवाइस से, फिर से बोल रहा हूँ, C&AG के एडवाइस से प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा। प्रेसिडेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगा सर? कौन से फॉर्म में, क्या कौन से फॉर्म में अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट रखे जाएंगे? कौन से फॉर्म में अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स, यूनियन और स्टेट के खाते कौन से फॉर्म में रखे जाएंगे? एकदम सिंपल। कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस से बताएगा? C&AG। वेरी क्लियर सर। अब रिपोर्ट बन गई, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दी कैग। सर ऑडिट रिपोर्ट बन गई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो किसके पास जाएगी सर? इसको अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट। लेकिन सर अगर स्टेट है तो सर गवर्नर। सर ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये रिपोर्ट घर लेके जाएंगे क्या? नहीं सर, ये कहाँ लेके जाएंगे? पार्लियामेंट। या अगर स्टेट वाली है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके जाएंगे। ये वाला कंटेंट आपको क्लियर है? इधर आ जाओ सर। CAG कब तक ऑफिस होल्ड करेगा सर? 6 ईयर, टर्म्स ऑफ 6 ईयर। कैसे याद रहेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर 6 है सर। एज कितने सर? एज भी देख लो, 6 और 5, 65 और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा तब तक होल्ड करेगा ऑफिस। सर रिजाइन कर सकता है क्या? हाँ सर रिजाइन कर सकता है। सर कैसे रिजाइन करेगा सर? प्रेसिडेंट को बोलेगा, रेजिग्नेशन लेटर देगा और जो प्रेसिडेंट को दे देगा और घर जाएगा अपने। ठीक है सर। रिजाइन कर सकता है एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर दो और जाओ। सर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू दी ऑडिट ऑफ C&AG। सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी ऑडिट C&AG करेगा? सर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। सर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मतलब सर गवर्नमेंट के बच्चे सबके डिपार्टमेंट, यूनियन के स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो उनकी ऑडिट। सर इसमें एक चीज़ याद रखना, इंक्लूडिंग दी इंडियन रेलवे भी इधर इंक्लूडेड है, पोस्ट भी, इंडियन पोस्ट भी, टेलीकम्युनिकेशन भी इंक्लूडेड है। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट C&AG करेगा। सर ये समझ में आया? बाजू में 2 पॉइंट है वो क्या सर? एक तो पब्लिक कॉमर्शियल है, एक नॉन कॉमर्शियल है। एक पब्लिक कॉमर्शियल, एक है नॉन कॉमर्शियल। सर समझाओ तो। देखो पब्लिक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज या नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी, अगर ऑन्ड या कंट्रोल गवर्नमेंट करती है तो इनकी ऑडिट भी C&AG करेगा। पढ़ लो, वही लिखा। और लास्ट में क्या? अथॉरिटीज और बॉडीज जो सब्सटेंशियली फाइनेंस है। कोई भी अथॉरिटी, सर लास्ट में बोल दिया, कोई भी अथॉरिटी जिसमें मेरा पैसा लगा, यहाँ मेरा कौन मतलब गवर्नमेंट का पैसा लगा, सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट के रेवेन्यू से। जो स्टेट और गवर्नमेंट के और यूनियन मतलब स्टेट और यूनियन का जिस पे रेवेन्यू का पैसा लगा है तो वो उसी से फाइनेंस है, तो उसकी ऑडिट C&AG करेगा ना सर। क्लियर? हाँ सर। 3 कमेटी कौन सी है सर? PEC है सर। PEC मतलब
देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ई से एस्टीमेट कमेटी और सी से कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है सर? सर अकाउंटेंट है सर। अकाउंटेंट क्या देखता है, आप लोग को पता ही होगा, आप इतनी जगह ऑडिट करके। अकाउंटेंट क्या देखता है सर? खर्चा लिमिट में होना चाहिए, खर्चे वो खर्चे एट पार होने चाहिए, एक्सपेंस एट पार होने चाहिए। सर पी मतलब सर पर्पस, जो मनी डिसबर्स हुआ है लीगली वो उसी पर्पस के लिए होना चाहिए, उसी पे अप्लाई होना चाहिए। हाँ सर। ए फॉर ऑथराइज, जो एक्सपेंडिचर हुआ है ऑथराइज होना चाहिए। सर आर फॉर रीअप्रोविएशन, देखो पहले प्रोविजन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? प्रोविजन, इधर इतना खर्चा होगा, इधर इतना खर्चा होगा, हेल्थ पे इतना करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना करेंगे, तो क्या होगा? रीअप्रोप्रिएशन कैसे होगा? रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड। क्लियर? पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर दूसरा क्या है? सर एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी के 4 पॉइंट है सर। सर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हुए ऑर्गेनाइजेशन में, या इफिशियंसी बढ़ी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या इफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए सर पॉलिसी के साथ, कंसिस्टेंट होने चाहिए पॉलिसी के साथ। अगर कंसिस्टेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसी। क्या करेंगे सर? सजेस्ट करेंगे। एक बात याद रखो, अगर आप अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर रहे हो तो एक बात दिमाग में रखना कि जो पैसे लेड आउट कर रहे हो, अगली बार भी लेड आउट कर रहे हो, पहले भी लेड आउट किए होंगे पैसे। हाँ सर, वो पैसे, मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट में पैसा लेड आउट होना चाहिए, सिंपल है। सर एक ये अलग से पॉइंट क्या है सर? सजेस्ट द फॉर्म। फॉर्म किस चीज़ का सर? वो लोग एस्टीमेट प्रेजेंट करेंगे। एस्टीमेट किसको प्रेजेंट करेंगे सर? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। तो वो फॉर्म कौन बताएगा? वो फॉर्म भी सर एस्टीमेट कमेटी ही बताएगी। सर समझ में आया? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पे आता है। सर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या है? एग्जामिन करती है सर। कोई भी कमेटी हो ना, आप ऐसे ही याद रखना सर, एग्जामिन करती है। क्या एग्जामिन करती है? रिपोर्ट और अकाउंट्स, मतलब किसी की रिपोर्ट या किसी के खाते। तो यहाँ किसके खाते? पब्लिक अंडरटेकिंग के। रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सर इसमें C&AG की रिपोर्ट होगी, फिर वो भी एग्जामिन करेगा ना? हाँ सर, वेरी गुड। रिपोर्ट ऑफ दिस कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसकी भी रिपोर्ट एग्जामिन करेगा। हाँ सर। सर फिर क्या एग्जामिन करेगा सर? टू एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी। क्या करेगा? एग्जामिन द ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी। सर ऑटोनॉमी और इफिशियंसी क्यों एग्जामिन करेंगे? देखो टू सी, ये देखने के लिए वेदर दे आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस, वेदर दे मतलब इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन या अंडरटेकिंग जो भी है वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कॉमर्शियल के साथ मैनेज्ड हो रही है या नहीं मैनेज्ड हो रही है। ठीक है सर। फिर चौथा पॉइंट क्या है सर? टू एक्सरसाइज अदर फंक्शन। अदर फंक्शन मतलब पैक इसमें वेस्ट कर देगा, पब्लिक अकाउंटिंग वाला बोल देगा, एस्टिमेट्स वाला बोल देगा कि ये करो, या फिर कोई भी जो नहीं कवर्ड है वो, या स्पीकर अलॉट कर देगा टाइम टू टाइम। ठीक है सर। तीनों कमिटीज आपको याद हो गई है मेरे हिसाब से। सर C&AG का रोल बताओ सर। सर CAG हमारा दोस्त है सर, फ्रेंड है तो सर फिलोसफर अपने आप हो गया सर, अब हर एक का दोस्त फिलोसफर ही है सर। अगर कब दोस्त है तो कभी कभी गाइड भी कर देता है ना मुसीबत के समय। हाँ सर कर देता है। तो C&AG के रोल पे क्वेश्चन में दो पॉइंट ऐसे अच्छे लिखे कि ये 2 रोल अच्छे से समझाएं। फिर एक तो फाइनेंशियल कमेटी का बोल दिया और एक बोल दिया जब रिपोर्ट नहीं डिस्कस होती तब क्या होता है। ये 4 पॉइंट ऐसे याद रखना। आओ पहला पॉइंट क्या है सर? बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग। सर इसकी रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट? C&AG की रिपोर्ट के बेस पे इनकी काम होता है, इनकी वर्किंग होती है। तो देखो हिज रिपोर्ट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग। इसकी रिपोर्ट पे बोलो, इसकी रिपोर्ट के बेस पे, तो उनके लिए बेसिस हो गई। तो कमेटी की वर्किंग के लिए बेसिस क्या है? C&AG की रिपोर्ट। सर क्लियर है। सर मिनिस्ट्री नोट्स देती है कमिटीज को। मिनिस्ट्री क्या करती है? नोट्स देती है कमिटीज को। सर ये स्क्रूटनाइज कौन करेगा? सर C&AG स्क्रूटनाइज करेगा। सर तीसरा पॉइंट देखो सर, तीसरा पॉइंट आपने इधर साइड में क्या लिखा, ये आप भी लिख लेना प्लीज। और जो मेमोरी टेक्निक में बोल रहा हूँ वो साइड में लिखते रहना है ना, आपको ईजी लग रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, वो प्रिपेयर्ड है। तो आप अपने साइड में जो मेमोरी टेक्निक जो भी आपको जिससे जिससे आपको याद रहे, सिंपल बात है। सर फाइनेंशियल कमेटी क्या है? ये फाइनेंशियल का भी अपन C&AG का रोल पढ़ रहे। अब इधर इन्होंने फाइनेंशियल कमेटी का पूरा ज्ञान दे दिया। इन्होंने क्या कहा सर? फाइनेंशियल कमेटी ने कोई ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दिया। फाइनेंशियल कमेटी ने अगर ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन दिया तो किसके पास गई? सर पार्लियामेंट के पास गई। पार्लियामेंट के वजह से तो मिनिस्ट्री के पास अपने आप चली गई। हाँ सर मिनिस्ट्री के पास तो अपने, तो मिनिस्ट्री इसमें क्या करेगी? उन पे ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन पे काम करेगी और फिर किसको बताएगी? सर फिर फाइनेंशियल कमेटीज को बताएगी। सर फाइनेंशियल कमेटी वापस किसको बता देगी? पार्लियामेंट को। ये आप अपने बुक में ड्रॉन कर लेना और यही लिखा और कुछ नहीं। सो और अब लास्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, जो रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई है डिटेल में, ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई है डिटेल में, किसने मतलब डिटेल में डिस्कस नहीं हुई है बाई कमिटीज, तो क्या होगा? रिटन आंसर ऑब्टेन कर लो डिपार्टमेंट से। रिटन आंसर डिपार्टमेंट से ऑब्टेन कर लो। और समटाइम्स क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू दी पार्लियामेंट स्टेट, जो आपने रिटर्न आंसर लिया वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जाती है ना उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 4 रोल पूछेगा सर, फ्रेंड है, फिलोसफर, गाइड है। हाँ सर है। फिर पहला पॉइंट क्या है? इसकी रिपोर्ट ही उनके लिए बेसिस है, कमेटी के वर्किंग के लिए बेसिस बन जाती है। हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या है सर? मिनिस्ट्री सबमिट करती है नोट्स। क्या करती है? नोट्स देती है। तो मिनिस्ट्री कुछ नोट्स सबमिट करती है, सबमिट्स टू कमिटीज। तो मिनिस्ट्री अगर कमेटी को सबमिट करेगी
तो वो स्क्रूटनाइज कर लेगा नोट्स। ओके, फिर फाइनेंशियल कमेटी पे लेट गया, आपको ये अच्छे से पता है, आप ड्रॉ कर लेना। और जो रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई डिटेल में उसके लिए रिटन आंसर ऑप्टेन कर लेगा। और कुछ कभी कभी क्या होता है, वो रिटन आंसर डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट जाती है। ये C&G रोल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सर एलिमेंट ऑफ PSU बताओ, बहुत ईजी है सर। एलिमेंट ऑफ PSU में 3 पार्टीज मतलब सर ऑडिटर, रेस्पॉन्सिबल पार्टीज और इंटेंडेड यूजर। ऑडिटर कौन सर? साई, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ऑडिटर का रोल कौन फुलफिल करेगा? SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सर रेस्पॉन्सिबल पार्टीज कौन? जिसकी ऑडिट हो रही है, ऑडिटेबल एंटिटीज या फिर TCWG। सर इंटेंडेड यूजर, जिसके लिए रिपोर्ट बन रही है मतलब टू फॉर होम द ऑडिटर प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट, जिनके लिए रिपोर्ट बनती है वही इंटेंडेड यूजर है यार, ये तो अपने को पता है। सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सर सब्जेक्ट मैटर क्या? कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कंडीशन, ठीक है, उसको आप मेजर, कोई भी डेटा है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसको आप मेजर करोगे क्राइटेरिया से। सर क्राइटेरिया क्या है सर? बेंचमार्क है। अगर उसको क्राइटेरिया से आपने मेजर किया तो कुछ तो आउटकम आया होगा। सर हाँ, आउटकम आया, वो है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। आई होप इट्स क्लियर गाइस। टाइप ऑफ एंगेजमेंट बताओ सर। 2 टाइप के एंगेजमेंट होते हैं, एक अटेस्टेड, एक कहता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सर अटेस्टेड एंगेजमेंट को हमको क्या समझा रहा हूँ, तो उसी के लिए सीए कर रहे हैं। क्या करते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी बनाती है या रेस्पॉन्सिबल पार्टी बनाती है। और रेस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करती है? मेजर करती है सब्जेक्ट मैटर को मेजर करती है क्राइटेरिया के साथ, ठीक है, मेजर कर दिया। उसके बाद में ऑडिटर जाता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करता है और उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देता है। यही है अटेस्टेड एंगेजमेंट, अच्छे से पता है। सर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में रेस्पॉन्सिबल पार्टी कुछ मेजर नहीं करता। यहां कौन मेजर करेगा? ऑडिटर। हु मेजर्स? ऑडिटर वही मेजर करेगा सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सर ये 4-5 ऑडिट है सर। ये देखो आपके स्टेडियम में अलग अलग जगह दी हुई है, यहाँ कंबाइन है 2 पेज, देखो साहब आपका खत्म। ये चार्ट एकदम आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। जब तक आपके पास सब चीज़ की समरी नहीं होती, मैं देखो टू क्लियर एग्जाम, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे एक ही चीज़ चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन। और मैक्सिमम रिवीजन तभी होगा जब आपके पास समराइज नोट्स होंगे। और मैंने एकदम टेबुलेटेड, एकदम समराइज कर रखे हैं, तो इससे आपका रिवीजन एक बार से ज़्यादा हो जाएगा। 2-3 बार आप फटाक से रिवाइज कर लो, एग्जाम टाइम भी रिवाइज कर लो। अगर पूरी बुक पलटाने गए तो हो गया आपका रिवीजन खत्म, हो ही नहीं पाएगा। सर टाइप्स ऑफ ऑडिट बताओ तो। सर टाइप्स ऑफ ऑडिट में फाइनेंशियल ऑडिट, सर अब बेइज्जती मत करो फाइनेंशियल ऑडिट समझा के। फाइनेंशियल क्या? ऑडिट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन, ठीक है सर। कंप्लायंस ऑडिट क्या है? कंप्लायंस ऑडिट मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्राइटेरिया के अगेंस्ट हम चेक करेंगे सर कि कंप्लायंस है कि नहीं, वो जो क्राइटेरिया दिया। सर यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया? सर क्राइटेरिया तो यहाँ पे रेगुलेटरी और रूल्स ही होगा। देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाई विद द रेगुलेटरीज एंड अदर रूल। सर ये इसके 2 पर्सपेक्टिव है। कंप्लायंस मतलब लॉज और रेगुलेशन से कंप्लाई होना नहीं चाहिए, ये सिंपली बात आप लोग को अच्छे से पता है। कंप्लायंस ऑडिट सर क्या कंसर्न है? इसके 2 कंसर्न है, एक मतलब 2 ये कंसर्न विद, ये 2 चीज़ से कंसर्न, एक तो रेगुलेटरी, एक प्रोप्राइटरी। सर रेगुलेटरी मतलब रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशन और एग्रीमेंट जो एप्लीकेबल है उससे कंप्लाई करता है। सर प्रोप्राइटरी मतलब जनरल प्रिंसिपल किसके? सर गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल की बात हो रही है, जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इथिकल कोड ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। तो ये मतलब प्रोप्राइटी, और प्रोप्राइटी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सर पर्सपेक्टिव भी बता दो कंप्लायंस ऑडिट के, मेरी तरफ देखो, नीचे देखने की जरूरत भी नहीं। और पर्सपेक्टिव क्या है? सर 3 पर्सपेक्टिव है। एक तो सर विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रही है तभी आप कंप्लायंस ऑडिट करा लो। सर दूसरा क्या है? सर सेपरेटली करवा लो। सेपरेटली मतलब एक अलग से इंडिविजुअली कंप्लायंस ऑडिट करवा लो। और सर तीसरा क्या है? जब परफॉर्मेंस ऑडिट होती है ना उसके कॉम्बिनेशन में कर लो, कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। सर आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सर कंप्रेहेंसिव ऑडिट समझाओ। कंप्रेहेंसिव ऑडिट मतलब क्या? इफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट होती है। सर इसमें क्या, जो एरिया इंटरनल ऑडिट ने कवर नहीं किया उस एरियाज को छोड़ के, अदर देन द फील्ड विच हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, उसके लिए कंप्रेहेंसिव ऑडिट कराते हैं। सर ये क्या करते हैं? लोकेट द एरिया ऑफ वीकनेस। सर समझ में आया? सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इश्यूज क्या क्या एग्जामिन करोगे कंप्रेहेंसिव ऑडिट करते समय, ये याद करना है, मैं आपको याद कराता हूँ। सर रिसर्च एंड डेवलप, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर रिसर्च एंड डेवलप, बिजनेस स्टार्ट किया और फिर काम चालू किया, ये उसका ही प्रोसेस है। ये जो 8-9 पॉइंट है ना उसका प्रोसेस है। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करके अपन बिजनेस करेंगे। हाँ सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके लिए प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। सर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन, सॉरी ओके सर, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखो पहले R&D कर लिया, फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन किया, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग किया। सर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कैपिटल कॉस्ट। क्या देखेंगे? कैपिटल कॉस्ट। और मतलब अब पैसे की बात तो करेंगे ना सर, पहले अपने R&D कर लिया, फिर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कर लिया, फिर क्या किया अपन ने सर, फिर अपन ने प्रोजेक्ट प्लानिंग कर ली। उसके बाद में पैसों की बात, एक तो कैपिटल कॉस्ट की बात और एक रेट ऑफ रिटर्न की बात। सर यहाँ लिखा हुआ है क्या? हाँ, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट और एक रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा है। सर उसके बाद अब अपना काम चालू करते हैं। रॉ मटेरियल लेके लेंगे तो परचेज पॉलिसी,
रॉ मटेरियल का काम आ गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन चालू करें, हाँ सर प्रोडक्शन चालू करें। सर देखो यहाँ पे परचेज पॉलिसी के बाद प्रोडक्शन लिखा है, हाँ सर प्लान प्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद में देखो अगर आपके प्रोडक्शन स्टार्ट होते तो कुछ कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स आपको लेने पड़ते। सर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट है क्या? हाँ सर एडिक्वेट है। और अगर देखो कुछ मशीन में दिक्कत हो गई तो आपको प्रोडक्शन तो चालू है लेकिन आपको फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हाँ सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अब सर आपको सारे पॉइंट्स लिंक हो गए। अब ऑडिटर जाएगा, देखो R&D हो गया, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फिर दो चीज़ क्या है, एक कैपिटल कॉस्ट और एक रेट ऑफ रिटर्न, फिर परचेज करेंगे रॉ मटेरियल तो परचेज पॉलिसी, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट प्रोडक्शन, और उसके बाद में प्रोडक्शन करने के बाद में क्या होगा सर कभी कभी दिक्कत आती है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर मशीन खराब हो गई तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या क्या इश्यूज एग्जामिन करेंगे, देखो कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या? हाँ सर है। सर तो फिर इसका परफॉर्मेंस क्या, व्हाट हैज़ बीन द परफॉर्मेंस, जब आपने नए प्रोसेस नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया तो आपका परफॉर्मेंस क्या है, देखो ये लिखा है, पढ़ लेना। सर सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन, सर आपके पास सिस्टम है क्या प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन का? वहाँ है सर, वो सिस्टम साउंड है क्या? नहीं है तो क्या इनएडिक्वेसीज है और उसका क्या इफेक्ट है? सर आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या पुअर है, इनसफिशिएंट है या फिर इनइफिशिएंट है, वो चेक करो। इज देयर एनी पुअर, इनसफिशिएंट और इनइफिशिएंट। सर चौथा देखो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट, सर आपको अप्रूव कॉस्ट दिया होगा। सर अप्रूव कॉस्ट मतलब आपको कहा होगा ना जब पहले आप डिसाइड कर रहे थे बिजनेस करने का कि जाओ इतना खर्चा कर लेना, अप्रूव्ड, देखो यहाँ पे लिखा है अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, तो आप ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट को अप्रूव्ड से कंपेयर करो। आपके अगर वो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, सर हाँ सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है, तो एविडेंस निकालो कि ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर क्यों हुआ है। ठीक है सर। प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव किया क्या? आपने रेट ऑफ रिटर्न की बात की थी सर, हाँ वो रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो गया क्या? परचेज पॉलिसी एडिक्वेट, अगर परचेज पॉलिसी एडिक्वेट नहीं तो स्टॉक का ढेर लग जाएगा। सर स्टॉक का ढेर मतलब पाइलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। प्लान्ड प्रोडक्शन आपने अचीव किया क्या? नहीं किया तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, चेक करो। सर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट है क्या? रिपेयर और मेंटेनेंस का आपके पास एडिक्वेट सिस्टम है क्या? सर आपके 9 के 9 पॉइंट याद हो गए, 5-6 नंबर का 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लिख देना। ठीक है गाइस। प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या पढ़े हैं सर? अपने एक ट्रांजैक्शन को 3 पैमानों पे चेक करेंगे। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, किस किस पे सर? पब्लिक इंटरेस्ट है, जनता की भलाई के लिए है कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। सर दूसरा क्या है? एक्सेप्टेड कस्टम, और तीसरा क्या है सर? स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। सर इसका मेमोरी टेक्निक बताओ तो। सर इसका मेमोरी टेक्निक है कैप, क्या है सर? कैप। पी से हो गया पब्लिक इंटरेस्ट, ए से हो गया एक्सेप्टेड कस्टम, और सी से हो गया स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो सर प्रोप्राइटरी ऑडिट का वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कैप, सर पी से पब्लिक इंटरेस्ट, ए से सर एक्सेप्टेड कस्टम, सी से स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है ना सर? इसमें सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन पे इंपेसिस होगा। वेरी गुड सर। इसके प्रिंसिपल्स बताओ, प्रिंसिपल्स याद ही कराओ और बताओ भी सर, आ जाओ गाइस। प्रिंसिपल देखो सर, ओ नो, और ये ओ है और नो भी बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला ओ भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो। ओ मतलब सर मोर देन ओकेजन डिमांड, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो शुड नॉट बी मोर देन ओकेजन डिमांड। द प्राइम, इसके 4 मतलब 3 ओ 1 नो है, यही प्रिंसिपल है प्रोप्राइटरी ऑडिट के। मतलब सर जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना ओकेजन से ज़्यादा नहीं, जितना ओकेजन डिमांड करता है ना सर उतना ही खर्चा होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। सर कैसा? इसमें सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस चाहिए। सर ये सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस मतलब देखो ऐसा एक्सपेंडिचर करो जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा अपने पैसों के लिए वो एक्सरसाइज करता है, वैसे जैसे ऐसे एक्सरसाइज करो जैसे अपना पैसा है। ठीक है, वही लिखा और कुछ नहीं। तो प्राइमा फेसी नॉट मोर देन व्हाट ओकेजन डिमांड्स। क्लियर सर? हाँ सर। दूसरा वो क्या है सर? ऑन एडवांटेज पे नहीं होना चाहिए। ऑन एडवांटेज मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, मतलब जो अथॉरिटी पावर जिसके पास पावर है ना सैंक्शन करने का एक्सपेंडिचर, वो डायरेक्टली अक्रू नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्रू नहीं करना चाहिए उसके ऑन एडवांटेज के लिए। सर बहुत अच्छा, क्लियर है ये भी सर। सर तीसरा नो सर मतलब क्या? वो पैसा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, किसके लिए? बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ये मेरा दोस्त है, इसको मैं आज क्या बेनिफिट दूंगा, वैसा वो नहीं होना चाहिए। और मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, उनके लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, वो फंड्स इसलिए यूटिलाइज नहीं होना। सर चौथा हो क्या है सर? अदर एवेन्यू। अदर एवेन्यू मतलब जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज जो एग्रीड रेम्युनरेशन के अलावा है ना, कोई भी उनके लिए नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन, कोई भी अदर एवेन्यू ओपन नहीं होना चाहिए। नॉट केप्ट इज नो अदर एवेन्यू इज केप्ट ओपन। डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट करे, किनको? मैनेजमेंट पर्सनल्स को और एम्प्लॉयज को। आई होप चारों प्रिंसिपल्स क्लियर है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं एरियाज ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। एरियाज क्या है सर? एडवांसेस, ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बुक्स एंट्री, सी फॉर कंपनी, डी फॉर डिपॉजिट, ई फॉर एक्सपेंस, एफ फॉर फोरकेस। बचपन से याद कर रहे हैं, एरियाज ऑफ ऑडिट कंपनी ऑडिट में भी है, इसलिए इसको जल्दी कर रहा हूँ। ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बुक एंट्री, सी फॉर कंपनी, डी फॉर डिपॉजिट, ई फॉर एक्सपेंस, एफ फॉर फोरकेस। सर एडवांसेस का मतलब जिसपे आपने टर्म्स देखो, टर्म्स ऑन विच सिक्योर्ड लोन्स एंड सिक्योर्ड एडवांसेस। जो सिक्योर्ड लोन्स और सिक्योर्ड एडवांस दिए ना वो प्रेजुडिशियल है क्या इंटरेस्ट में, ये चेक करो। वेदर
जो टर्म्स है वो प्रेजुडिशियल है क्या, फिर इसमें भी चेक करो सर जो ट्रांजेक्शन है ना कंपनी का जो मेयरली रिप्रेजेंटेड है बुक एंट्री से, क्या वो भी प्रेजुडिशियल है क्या। सी फॉर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज को छोड़ के देखो कि आपके जो शेयर और सिक्योरिटी बेचे गए हैं क्या वो कॉस्ट से कम में बेचे गए हैं क्या, प्राइस लोअर देन द कॉस्ट, ऐसे पे नहीं होना चाहिए। और लोन, डी फॉर डिपॉजिट, लोन और एडवांस को अपने डिपॉजिट दिखा रखेगा, ये भी चेक करो। ई फॉर एक्सपेंस को पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में दिखा रखा क्या, और एफ मतलब फॉर कैश, जो आपने अगर कोई भी शेयर अलॉटेड हुई है फॉर कैश तो वो पैसे आपको रिसीव हो जाने चाहिए और उसकी अकाउंटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है सर। प्रोप्राइटरी ऑडिट की प्रॉब्लम्स बताओ सर। प्रोप्राइटरी ऑडिट की प्रॉब्लम्स क्या है सर, मोरल टर्म है सर। मोरल टर्म मतलब मोरल है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। मोरल टर्म है इसीलिए सब्जेक्टिविटी है, हाँ सर। तो इसलिए प्रोप्राइटरी ऑडिट में इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है सर। इसमें इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी क्यों है सर, आपने कैप पढ़ा ना, कैप इधर पढ़ा सर। कैप मतलब एक तो पब्लिक इंटरेस्ट पढ़ा, एक कस्टम पढ़ा और एक स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट पढ़ा सर, ये पढ़ा ना सर। तो ये तीनों चीज़ को आप मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टेब्लिश, ऐसा स्टेब्लिश नहीं कर सकते ये तीनों को। स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को, एक्सेप्टेड कस्टम को, स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट को नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसमें इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, एक तो मोरल टर्म है और इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी। इसको दूसरा पॉइंट में क्या किया, इसको फाइनेंशियल ऑडिट के अकाउंट से कंपेयर कर दिया। इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें क्या होता है सर उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट प्रोपोजिशन होते हैं। फाइनेंशियल एंड लीगल रिक्वायरमेंट प्रोपोजिशन होते हैं। फाइनेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट प्रोपोजिशन क्या होता है सर, देखो एक्यूरेसी चेक करते हैं, एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं सर, देखो टाइटल चेक करते हैं, ओनरशिप चेक करते हैं, कंप्लायंस चेक करते हैं, सब वेरीफाइबल है सर। तो मतलब इसमें नहीं वेरीफाइबल है क्या गवर्नमेंट और पीएसयू ऑडिट में, हाँ इसमें भी वेरीफाइबल है, बट इसमें पोजेस द प्रॉब्लम, ये इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इट पोजेस, ये प्रोपोजिशंस को चेक करने में प्रॉब्लम होती है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। बस मोरल टर्म में सर प्रॉब्लम होती है जब प्रोपोजिशन से कंपेयर कर दिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा में सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिव मतलब वो तीन जो कैप अपन ने पढ़ा था उसमें सब्जेक्टिविटी है, इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसका क्या स्टैंडर्ड है फिक्स कुछ नहीं कर सकते सर। नॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट, मतलब जो प्रोप्राइटरी ऑडिट नॉर्म्स को जो गवर्नमेंट को एप्लीकेबल है वो सेम टू सेम प्राइवेट सेक्टर्स को एप्लीकेबल है क्या, नहीं है सर। प्राइवेट सेक्टर को स्टेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट है लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, इनका ऑब्जेक्टिव छोटा है, लिमिटेड है, शॉर्ट टाइम है, ठीक है। उतना उनका ब्रॉड लेवल पे काम भी नहीं है, मतलब ब्रॉड उतना पर्सपेक्टिव नहीं है जितना गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या, प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है कि जो एक्सपेंस होते हैं ना वो ये मोरल टर्म है, और ये क्या है, सब मैटर ऑफ इवेल्युएशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या और आपके सर्कमस्टेंसेस क्या, उसके बेस पे खर्चे होते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि अभी आपको कुछ करना है तो मतलब उसके बेस पे खर्चे होंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको ट्रेवल बाई एयर, अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बोलते हैं लोग, मतलब बोल सकते हो आप सर ये आप ट्रेन से जा सकते हैं, बट ऐसा ऑब्जेक्टिव था, ऐसे सर्कमस्टेंसेस था कि जाना जरूरी था, तो भाई ट्रेवल एयर से ही करेगा ना, ट्रेन से क्यों करेगा। मोरल टर्म है, सब्जेक्टिविटी है सर, फाइनेंशियल प्रोपोजिशन से कंपेयर कर देंगे सर, हाँ सर वो जैसे का जैसा, मतलब स्पो फैक्ट नॉट अप्लाई टू नॉर्म्स जो है वो नहीं प्राइवेट सेक्टर को अप्लाई नहीं होंगे जो गवर्नमेंट को है। और सर इवेल्युएशन जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव और सर्कमस्टेंसेस है, वेरी क्लियर सर। ये कारों के एलिमेंट्स का इधर वो कारों में डिस्कस करेंगे, और जो एप्लीकेबल होते हैं यहाँ सेपरेटली मेंशन है। सर परफॉर्मेंस ऑडिट भी बता दो। परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत सिंपल है, आओ सर। परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट किसकी परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेंगे, गवर्नमेंट की सर। क्यों करेंगे सर, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। ये लो पढ़ लो, एकदम इजी सर। इसमें तीन है, इकोनॉमिक, इफिशिएंसी और इफेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट ऑफ रिसोर्स को मिनिमाइज करना, इफिशिएंसी मतलब इनपुट आउटपुट, कम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम मेहनत ज़्यादा नंबर ज़्यादा मार्क्स, ऐसा सर। इसमें कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए, हाँ सर। इफिशिएंसी मतलब कॉस्ट इफेक्टिवली काम होना चाहिए क्या, देखो पीएसयू सेक्टर्स का कॉस्ट इफेक्टिवली काम होना चाहिए सर। तो ये कैसे होगा, अच्छे साउंड प्रोक्योरमेंट करो। साउंड प्रोक्योरमेंट मतलब कम दाम सही दाम पे प्रोक्योरमेंट करो। साउंड प्रोक्योरमेंट होने मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इफिशिएंसी अचीव होगा, उसको यूज़ भी सही से करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे सर। हाँ सर, 2 पॉइंट क्लियर। तो उसके बाद में ये जो बाकी 3 पॉइंट है ना, रिसोर्स पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, रिसोर्स। बोला रिसोर्स ले आओ, उसको प्रॉपरली मेंटेन करो और प्रोटेक्ट करो। ऐसे भी वेस्ट उसको फेंक तो नहीं सकते ना, प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद 2 रिसोर्स पे लेट गया, बोला ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ह्यूमन फाइनेंशियल को इफिशिएंटली यूज़ करेंगे। चलो इफिशिएंटली पहले लाया, प्रॉपरली प्रोटेक्ट और मेंटेन किया, फिर इफिशिएंटली यूज़ किया। फिर उसके बाद में क्या बोला, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करो। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज़ करो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हो, ठीक है गाइस। इफेक्टिवनेस मतलब, इसमें बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। इफेक्टिव मतलब क्या, आपने कितनी अच्छे तरह से इफेक्टिवली पढ़ाई की है, वही एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव, आपने भी पढ़ाई की है ना, आपका ऑब्जेक्टिव पास होना, तो कितने एक्सटेंड तक आप उस अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हो, यही है। द एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। इसमें क्या रिलेशनशिप होती है, एक्चुअल इम्पैक्ट और इंटेंडेड इफेक्ट। इंटेंडेड इफेक्ट है कि पास होना, और एक्चुअल इम्पैक्ट सर अभी थोड़े दिन बाद आएगा, अभी तो पेपर देने दो। तो रिलेशनशिप क्या है, इंटेंडेड इफेक्ट और एक्चुअल इम्पेंडेड। अब इसका सर कैसे याद करेंगे, वही सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सर, आप जो पढ़ाई करो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद में इफेक्टिवनेस क्या है,
आपका ऑब्जेक्टिव क्या, किसकी कितनी इफेक्टिवनेस कर रहे हो उसको, सर कितना एक्सटेंड, मतलब आपका सिलेबस कितना 50% 60% कितना खत्म हो गया तो एक्सटेंड, सर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को और गोल फुलफिलमेंट को रोक रहे हैं, सर नहीं कुछ कोई फैक्टर से रोक रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। अल्टरनेटिव तो निकाल लिया सर, उसके बाद में उससे भी काम नहीं हो रहा तो नए तरीके निकालो, अलग वेज निकालो, आइडेंटिफाई वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली और कंप्लाई कर लो लॉज एंड रेगुलेशन से। अब देखो इधर आओ, एसेस करो ऑब्जेक्टिव, सर ऑब्जेक्टिव किसका, आपका पब्लिक सेक्टर का प्रोग्राम होगा या तो नया या ऑन गोइंग, तो वो ऑब्जेक्टिव चेक करो, वो ऑब्जेक्टिव सुटेबल है, रिलेवेंट है या प्रॉपर है, सर क्या है सुटेबल है, कंसिस्टेंट है, रिलेवेंट है, किससे, आपके पॉलिसी से, ठीक है सर। एसेस करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है उसका इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, एक्सटेंड कितने एक्सटेंड तक वो प्रोग्राम ने आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट, डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट पास होना, तो कितने एक्सटेंड तक आपने उस प्रोग्राम को अचीव कर लिया। सर आइडेंटिफाई फैक्टर इनहिबिटिंग सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को जो रोक रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं और गोल फुलफिलमेंट को रोक रहे हैं, कौन सा फैक्टर आइडेंटिफाई, सर वो आइडेंटिफाई करने के बाद में अपने अल्टरनेटिव्स निकालो। फॉर डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड, अब इसमें क्या लिखा है, डिटरमाइन द मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव, इसमें चेक करो मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव निकाला क्या, अपन तो ऑडिटर है ना तो अपन चेक करेंगे, डिटरमाइन द वेदर मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव्स, अगर अल्टरनेटिव्स किए तो ये क्यों नहीं अचीव कर पा रहे वो चेक करो। सर फिर दूसरे वेज देखो आइडेंटिफाई करो, ये आप करोगे वेज आइडेंटिफाई करोगे, और लास्ट में कंप्लायंस। परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग देखो, प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, सर इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ 4-5 स्टेप्स है उसको भी याद कर देता हूँ। सर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी को पहले प्लानिंग करोगे ना परफॉर्मेंस ऑडिट का, तो पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करो। सर एंटिटी को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑफ द दो चीज, सर एक तो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट मतलब मिनट्स मिल जाएगी, पॉलिसी मिल जाएगी जो अपने अंदर ही मिल जाएगी, एमआईसी रिपोर्ट मिल जाएगी, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट मिल जाएगी। सर पढ़ लो, मैं जो बोल रहा हूँ बुक्स की लैंग्वेज है, मैं अपने से नहीं बनाता। पास्ट ऑडिट मतलब क्या, जो पुरानी ऑडिट हुई है उसके बेस पे भी आपको ऑडिट की एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हाँ सर बाहर में क्या देखेंगे, सर बाहर मतलब ये तो अपन को अंदर ही मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, पास्ट ऑडिट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बाहर सर क्या देखेंगे, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। सर क्यों, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हुए, लेजिस्लेटिव हुआ, डिबेट्स हुए, तो लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। इसमें जो देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और ये सब भी ऊपर पड़ेगा, इनके भी कुछ लेटर्स और लेटर्स जो एमपी से आए हुए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन सब की रिपोर्ट्स और ये जो एमपी से लेटर आए उनको भी आप देखोगे तो आपको एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। इधर क्यों हो गया एंटिटी, क्योंकि यहाँ पे यह डिस्कशन होता है ना पार्लियामेंट में, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट कंपनीज है ना, पीएसयूज है। सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब प्लानिंग कमीशन, डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग, देखो प्लानिंग कमीशन से डॉक्यूमेंट्स निकालती है, उससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना पीएसयूज की। सर कोई ये बड़ी है सर, इनकी भी एकेडमिक और स्पेशल रिसर्च होती है तो उनकी रिसर्च देख लेंगे। सर मीडिया कवरेज, सर दिन भर पूछते रहते हैं पीएसयूज के पीछे, मतलब पीएसयूज तो न्यूज़ में है ना, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज पे चेक करते रहेंगे। और स्पेशल फोकस मतलब आरबीआई करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा, जो भी है वो चेक कर लेगा। ठीक है गाइस, उनसे भी आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे, 2 अंदर के बाकी बाहर के, लेजिस्लेटिव, पॉलिसी कमीशन, स्पेशल फोकस ग्रुप, मीडिया कवरेज और एक इधर और है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, 3-4 एग्जाम में लिखना है आपको। ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप होता है ना, वो तो डिफाइन करोगे। हाँ सर, डिटरमाइन ऑडिट क्राइटेरिया में समझाया था सर, बेंचमार्क होता है। सर ऑडिट क्राइटेरिया के सोर्सेज क्या है, सोर्सेज मतलब ऑडिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके सोर्सेज बताओ सर ऑडिट, ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन आता है। तो देखो इधर प्रोसीजरल मैनुअल होंगे एंटिटी के, जाके देख लो, उसमें क्राइटेरिया फिक्स किए होंगे, स्टैंडर्ड फिक्स किए होंगे। सर हाँ सर, ये तो अपना देख लिया, दूसरों का क्या देखें, दूसरों का क्राइटेरिया देखेंगे, जो सेम एंटिटी या कोई अदर सिमिलर एक्टिविटी एंड कोई अदर एंटिटीज या फिर कोई सिमिलर एक्टिविटी या प्रोग्राम का क्राइटेरिया देख लेंगे। ठीक है, अपना प्रोसीजरल मैनुअल देख लेंगे, दूसरों का क्राइटेरिया देख लेंगे। सर इस साइड क्या देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, पॉलिसी है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, कुछ डायरेक्टिव्स बनाए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। ठीक है सर, बीच में कौन खड़ा है सर, एक्सपर्ट, तो इसका एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेंगे। देखो, और फिर चौथा सर ये रोबो मतलब साइंटिफिक, तो नया और कुछ साइंटिफिक नॉलेज स्टेब्लिश्ड है, न्यू एंड स्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज और अदर रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, वो कर लेंगे। सर 5वां, ये लास्ट वाला, ये क्या है सर, पेपर है सर, तो जनरल मैनेजमेंट और एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर्स। क्लियर गाइस, अब वापस से देखो, फोटो याद रखो। सर प्रोसीजर देख लेंगे, दूसरों का अपना प्रोसीजर, दूसरों का क्या देखेंगे, क्राइटेरिया, इस साइड देख लेंगे पॉलिसी, बीच में ऐसे खड़ा एक्सपर्ट, ये बीच में रोबो खड़ा साइंटिफिक और रिसर्च पेपर्स। गाइस क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। सर ये ऑडिट अप्रोच डिसाइड करने के कुछ मेथड है, यहाँ देखो कुछ मेथड है। सर कितने पॉइंट्स याद करने पड़े, मैं करा रहा हूँ ना, टेंशन क्या। अब मेरे को सुनो और लिख लेना कि मैंने कैसे याद कराया, आपको अपने आप पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। केस स्टडीज मतलब अभी केस स्टडी का आपको एनालिसिस करना है, क्या करना है, केस स्टडीज का एनालिसिस करना है। सर कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके और सर्वे को करके। आपके पॉइंट्स कवर हो गए भाई। केस स्टडी को
केस स्टडी का एनालिसिस करना है, कैसे, एग्जिस्टिंग डेटा यूज करके और सर्वे करके। सर इसमें 3 एनालिसिस दिए, वो समझा दो सर पहले। हाँ सर, एक तो एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स दिया हुआ है सर, हाँ एक एनालिसिस क्या दिया है रिजल्ट्स का, और एक क्वांटिटिव एनालिसिस दिया है। सर क्वांटिटिव एनालिसिस मत समझाऊंगा, वो पता है फाइनेंस से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू फाइनेंस लाइक अर्निंग और रेवेन्यू। सर प्रोसीजर मतलब कुछ सिस्टम है ना, कुछ सिस्टम, रिव्यू ऑफ द सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम लगे हुए हैं, किस चीज़ के सिस्टम सर, प्लानिंग के, कंडक्टिंग और चेकिंग ऑफ एक्टिविटी, प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड चेकिंग और मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए कुछ सिस्टम लगे, उन सिस्टम्स का रिव्यू करेंगे। वेरी क्लियर सर। केस स्टडी में तीनों हो गए आपके एनालिसिस। हाँ सर, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट बताया सर। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट मतलब एक्चुअल इनपुट आउटपुट एनालिसिस खुद करेंगे, एडिटर टू कैरी आउट एक्चुअल इनपुट आउटपुट डिटरमाइन करना है एफिशिएंसी के लिए। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है ना भाई? उसके बाद में देख लो सर केस स्टडी का, केस स्टडी मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चेक करें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे कोई भी स्कीम का, कोई भी प्रोग्राम का, एग्जिस्टिंग डेटा जो एंटिटी के पास डेटा है ना उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, डेटा हेल्ड बाय एंटिटी। सर सर्वे मतलब सर पता है मेंबर ऑफ पॉपुलेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को सर सर्वे है सर। और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट क्वांटिटिव एनालिसिस समझिए, इसको याद रखेंगे। कैसे रखेंगे? केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे सर? सर्वे करके और एग्जिस्टिंग डेटा यूज करके। सर एनालिसिस, क्वांटिटिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ये पढ़े हम लोग ने ऑडिट अप्रोच के मेथड, सम ऑफ द मेथड विच वुड बी यूज्ड इन कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। आई होप दिस इज क्लियर। ये पॉइंट्स है, ऑडिट क्वेश्चन है, टीम स्किल्स है, डिजाइन कर लेंगे मैट्रिक्स, टाइम टेबल बनाएंगे और अपना ऑडिट इंटीमेट कर देंगे ऑडिट एंटिटीज को, अपना ऑडिट प्रोग्राम। आई होप दिस चार्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलो अपन आ गए लास्ट चार्ट पे। वेरी गुड सर। ऑब्जेक्टिव बता दो जल्दी से पीएसयूज का ऑडिट के। सर ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड नहीं है, कॉन्स्ट्रेंट नहीं है सर। कॉन्स्ट्रेंट किससे? फाइनेंशियल और कंप्रेहेंसिव ऑडिट ऑफ पीएसयू नॉट कॉन्स्ट्रेंट टू फाइनेंस एंड कंप्लायंस ऑडिट। क्यों सर? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी और कंप्रेहेंसिव ऑडिट भी होती है सर। कि सर प्रॉपर्टी और कंप्रेहेंसिव ऑडिट होती है तो सर इश्यूज हाईलाइट होते हैं। हाँ सर इश्यूज हाईलाइट होते हैं। अगर इश्यूज हाईलाइट होंगे सर 2 चीज़ का फायदा होगा सर। एक तो फिजिकल हो जाएगा सर, फिजिकल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी और एक मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है सर, और इससे गवर्नमेंट की मदद होगी। देखो पूरा फ्लो में लिखा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सर ऑडिट ऑफ पीएसयू नॉट कंस्ट्रेंट टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट मतलब सर ये फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट तक नहीं है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी करती है सर। तो दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी ऑडिट कंप्रेहेंसिव ऑडिट भी करती है। कंप्रेहेंसिव ऑडिट भी ऊपर पड़े, प्रॉपर्टी ऑडिट भी पड़े। यहाँ थोड़ा कुछ अलग भी लिखा हुआ। देखो मैनेजमेंट के डिसीजंस को एग्जामिनेशन करना। मैनेजमेंट के डिसीजन को कब एग्जामिन करें? मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कहाँ सर? सेल्स में, परचेज में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो वो चेक करेंगे कि वेदर दे हैव बीन टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट में वो लिए गए हैं कि नहीं है, टू अंडरटेकिंग के बेस्ट इंटरेस्ट में, और कंफर्म करेंगे कि एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के हिसाब से लिए नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑडिट। सर कंप्रेहेंसिव ऑडिट आपने क्या बताया था सर? जो इंटरनल ऑडिट के अदर एरियाज को छोड़ के जो हम लोग ने एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट कराए वो हो गए सर कंप्रेहेंसिव ऑडिट। हाँ सर। सर इसमें क्या होता है सर? जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आपने अचीव कर पाए हो कि नहीं गए? जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपका जन्म हुआ है वो आपने अचीव कर पाए कि नहीं? वैल्यू फॉर मनी मतलब जो आपने मनी स्पेंड किया उसकी वैल्यू मिली कि नहीं? टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं? एरिया ऑफ वीकनेस सपोर्ट करेंगे, वो ऊपर भी पड़ा था सर। इतना होने से सर इश्यूज हाईलाइट होते हैं, साफ साफ लिखा। देखो इश्यूज ऑफ इफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर हाईलाइटेड। क्लियर? फिजिकल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल मतलब पैसों की बात, प्रोविजन, फंड, सैंक्शन, कंप्लायंस एंड प्रॉपर्टी। सर मैनेजरियल मतलब इफिशिएंसी और इकोनॉमी की बात होगी, इफिशिएंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस की बात होगी, जो ऊपर अच्छे से पढ़ के। गवर्नमेंट को हेल्प कैसे होगी सर? सर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिफिशिएंसी को ब्रिंग आउट करेंगे और एनालिसाइज करेंगे द कॉज ऑफ शॉर्टफॉल। कुछ शॉर्टफॉल होगी, उसको जितना रेड किया है ना उतना पढ़ना और उतना ही लिखना, मार्क्स पूरे मिलेंगे। कीवर्ड्स हाईलाइट है। सर गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट बता दो। गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट जल्दी से खत्म करते आ जाओ। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन अपॉइंट करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को? सीएनडीजी अपॉइंट करेगा सर। और अदर कंपनीज की जो गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा है उनका सर मेंबर ऑफ एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट्स होंगे। सीएजी डायरेक्ट करेगा कि अकाउंट्स ऑफ CAG डायरेक्ट करेगा कि अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट। किस मैनर में ऑडिट होनी है वो CAG डायरेक्ट करेगा ना? हाँ सर। सप्लीमेंट्री ऑडिट हो सकती है क्या? हाँ सर। ऑडिट रिपोर्ट रिसिप्ट होने के 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है। किससे करवा सकता है? जिससे वो चाहे सर, जिस पर्सन और वो को या पर्सन को जिसको वो ऑथराइज करे सप्लीमेंट्री ऑडिट। जो कमेंट अपॉन जो रिपोर्ट है उस पर कमेंट और जिस पे सप्लीमेंट्री ऑडिट वो किसको वो भी भेजी जाएगी सर। किसको? जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है सेक्शन 136(1) में, जिनको कॉपी जाती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनके साथ में ये भी चिपका के भेजेंगे सर। हाँ सर भेज देंगे। और एजीएम में भी रख देना है कमेंट और सप्लीमेंट्री ऑडिट। सर टेस्ट ऑडिट करा सकते हैं? हाँ सर। CAG बाय ऑर्डर टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। वेरी क्लियर। सर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दी C&AG बता दो। सो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मतलब C&AG मतलब इसके कंटेंट, इसके पार्ट्स। बहुत सिंपल है, याद करना, एग्जाम में आता है सर। इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन किसका, जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स का, जनरल रिव्यू जो रिव्यू किया ना, जनरल रिव्यू किया है वर्किंग रिजल्ट्स किसका, गवर्नमेंट कंपनी का, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज का और कॉर्पोरेशन का, उसका इंट्रोडक्शन डाल देना सर, डाल देंगे। उसके बाद में रिजल्ट्स डालेंगे। एक बात सुनो, आपको ये नीचे वाले 2 पॉइंट अपने आप फ्री में क्लियर होंगे। रिजल्ट्स का मतलब देखो, कुछ कुछ अंडरटेकिंग है ना, और अंडरटेकिंग के कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स करवाती है ऑडिट बोर्ड। क्या कराती है, सेलेक्टेड अंडरटेकिंग का कंप्रेहेंसिव अप्रेजल कराता है, कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स कराता है। तो उनका रिजल्ट्स ऑफ कंप्रेहेंसिव अप्रेजल ऑफ सेलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय बोर्ड। सर जिनका नहीं कराया, सर क्या, जिनका नहीं कराया अप्रेजल ऑडिट बोर्ड, तो उनकी ऑडिट तो हुई है ना सर, तो उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट दे देंगे। समझ गए। एक हो गया इंट्रो वर्किंग रिव्यू का, के जनरल रिव्यू ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स का, ठीक है सर। एक हो गया रिजल्ट्स ऑफ कंप्रेहेंसिव अप्रेजल, हाँ सर ये भी समझ में आ गया, कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स होता है सिलेक्टेड अंडरटेकिंग्स का जो बोर्ड कराती है। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनका भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट देंगे। किस चीज़ का सर, रिजल्ट किसका, कंप्रेहेंसिव अप्रेजल का तो नहीं दे सकते, यहाँ पे तो ऑडिट का ही देंगे ना, ऑडिट तो हुई है ना, कंप्रेहेंसिव अप्रेजल नहीं हुआ तो वहाँ से समझ में आ गया। और रेज्यूमे दे देंगे कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स का, जो सबमिट हुई है, कंपनी ऑडिट हुई है ना, उसका रिपोर्ट बना है, उसका रेज्यूमे दे देंगे जो ऑडिट हुई है, डायरेक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ C&G। चारों पॉइंट याद हो गए, आपको याद रखने हैं और ये एग्जाम में लिखने हैं। एक हो गया इंट्रो, एक हो गया क्या सर, 2 रिजल्ट्स हो गए, एक इंट्रो 2 रिजल्ट्स, और सर तीसरा पॉइंट रेज्यूमे। सर कुछ स्टेट्स के लिए ना C&G सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और कुछ स्टेट का ना जो मेन कॉमर्शियल चैप्टर होता है ना उसमें चिपका देता है, ठीक है सर। खत्म आपका सर। ये 2 क्वेश्चन प्लीज पढ़ लेना, एक आरटीपी का है और 2 इलस्ट्रेशन है आईसी के, प्लीज पढ़ना, आईसीआई इलस्ट्रेशन भी दे देता है। सर प्रिंसिपल ऑफ PSU ऑडिट बताओ सर, जनरल प्रिंसिपल एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं सर। इथिक्स एंड इंडिपेंडेंस है सर, डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, ऑडिट रिस्क है सर, बेसिक पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल है, मटेरियलिटी है। सर प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस बताओ, नॉट वो ऊपर वाला, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट, बस रीड कर लेना, कोई पूछेगा थोड़ी, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसमें। प्रिंसिपल्स बताओ रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस है सर, ऑडिट प्रोसेस बताओ पहले, तो उसके प्रिंसिपल तो बाद में बताएंगे सर। प्लान करो ऑडिट, कंडक्ट करो ऑडिट, फिर रिपोर्टिंग कर दो सर, बहुत अच्छे से सर। तो अभी प्लानिंग में क्या करेंगे, टर्म्स बना लेंगे, एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद में अपना रिस्क असेसमेंट करेंगे। याद रखना, आइडेंटिफाई करना है, फ्रॉड भी हुआ है क्या, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी आइडेंटिफाई करना, और ऑडिट प्लान बना लेंगे सर। कंडक्ट द ऑडिट मतलब कुछ प्लान ऑडिट प्रोसीजर आपने प्लान किए, हाँ सर, तो उसको परफॉर्म करो और इवेलुएट कर लो ऑडिट एविडेंस को, क्लियर सर। रिपोर्टिंग में क्या, रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद फॉलोअप करेंगे। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर, आई होप, सॉरी फॉर द स्पीड, बट रिवाइज कराना बहुत जरूरी था, वो भी थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है गाइस। सो ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।